आज क्लास 2 में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं हमारा लैंड रिफॉर्म। पहला आता है हमारा लैंड रिफॉर्म्स। या लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, देखो लैंड, जो लैंड को ओन करता है, जो लैंड का ओनर है, ठीक है, जिसके हाथ में लैंड की सारी होल्डिंग है, और जो लोग लैंड को किराए पे लेके लैंड पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है वही आपका लैंड रिफॉर्म है। कि भाई लैंड रिफॉर्म मतलब कुछ परिवर्तन आना चाहिए जिसमें क्या हो, ओनरशिप की बात करी जाए, जो लैंड को लेके काम करते हैं, जो उनके टेनेंट है बेसिकली, जिन्होंने रेंट पे ले रखी है लैंड, उससे रिलेटेड चीजें, और मैनेजमेंट करा जाए लैंड का। तो अच्छे से हम चीजों को देखते हैं। आइए, लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लैंड ओनरशिप, लैंड के ओनरशिप की, लैंड होल्डिंग्स की, ये लैंड किसके पास आती है, इस लैंड के होल्डिंग्स क्या क्या है, और लैंडलॉर्ड, बेसिकली लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप, कि जो लैंडलॉर्ड मतलब जो लैंड को ओन करता है, और जिसने लैंड को किराए पे ले रखा है खेती वगैरह के लिए या जो भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उनका रिलेशनशिप। तो मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में हम दूसरी चीज देखते हैं, एन इंस्टीट्यूशनल मेजर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अल्टरिंग द, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। एक इंस्टीट्यूशनल मेजर, क्या क्या चेंज करना चाहते थे हम लैंड रिफॉर्म लाकर, बेसिकली लैंड रिफॉर्म लाकर हमारा मोटिव क्या था भाई, हम एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ ओनरशिप को चेंज करना चाहते थे। दूसरा, जो टेनेंट्स थे, टेनेंसी, जो टेनेंट्स, जो किराएदार थे, जिन्होंने लैंड को रेंट पे ले रखा था, जो खेती कर रहे थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, तो उनके बारे में हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ लैंड, कि लैंड क्या है, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था, मतलब किसी के पास लैंड ज्यादा है, किसी के पास लैंड कम है, तो वहां से लैंड लेकर उनको देना। टेनेंसी में क्या इश्यू होगा भाई, ये लोग अपना रेंट पे करने के लिए ज्यादा खेती कर रहे थे, टेक्नोलॉजी का इश्यू था, हर चीज का इश्यू था, बीच में इंटरमीडिएरीज थे, जमींदारी सिस्टम वगैरह थे, तो वो सारे पैसे रख लेते थे, तो इनको और मेहनत करनी पड़ती थी रेंट देने के लिए। तो मैं एक छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। क्या है ऑब्जेक्टिव्स, क्यों, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव थे, लैंड रिफॉर्म लाके हम क्या क्या कर सकते थे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे देखते हैं। देखो, इंक्रीज करना चाहते थे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, हम चाहते थे कि जो खेती हो रही है इसको हम इंक्रीज करें। ठीक है, क्योंकि फार्मर कई बार डीमोटिवेट हो रहे थे, तो हम उनको मोटिवेट करना चाह रहे थे। कैसे, मोटिवेट फार्मर्स टू टेक फार्मिंग एज कॉमर्शियल बिजनेस। हम चाहते थे लैंड रिफॉर्म लाके कि फार्मर्स को हम बोले भाई ये सिर्फ आप गुजारे भर के लिए नहीं, कि आपको लैंड मिल रखी है, आपको उसका रेंट देना और अपना खाना पीना करना, तो आप ऐसे करो नहीं, इसे आप बिजनेस के रूप में लेके जाओ, कॉमर्शियल बिजनेस बताओ कि बिजनेस हो सके। ठीक है, जो आपका एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर भी आपका बेस्ड है, एग्रीकल्चर भी आपका बेसिक्स है, एक पिलर है किसका, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए, क्योंकि जितना अच्छा एग्रीकल्चर होगा उतनी हमारी इंडस्ट्री भी अच्छी ग्रो करेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर तो एक रॉ मटेरियल आता है ना इंडस्ट्री के लिए। तो हमें करना था मोटिवेट फार्मर्स टू टेक फार्मिंग एज कॉमर्शियल बिजनेस, की फार्मिंग करें वो एक बिजनेस के लिए, ये नहीं कि सिर्फ गुजारे भर के लिए, एंड नॉट अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, की बस काम चलाना उसके लिए नहीं। टेनेंट्स मस्ट गेट ऑक्यूपेंसी राइट्स, उनको ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाए, उनको अधिकार भी मिल जाए। ठीक है, प्रॉपर एक बिजनेस के अधिकार मिल जाए कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं और हमारा ये बिजनेस है, हम ये बिजनेस के रूप में कर रहे हो, तो उनको ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाएगा कि हमारा काम है। ठीक है, नेक्स्ट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब कई बार जो हमारे लोग जो काम करते थे उनको, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड होते थे। कैसे एक्सप्लॉइटेड होते थे, कि भाई जैसे कि वो काम कर रहे हैं, तो ये आपके क्या है, ये आपके लैंडलॉर्ड से समझ लो बंदे हैं। ठीक है, इनके बीच में आते हैं लोग, अभी मैं डिस्कस करता हूं, और यहाँ पे आते हैं हमारे टेनेंट्स, समझ लो टेनेंट्स है। ठीक है, तो क्या होता था, ये टेनेंट्स, इन बीच के जो जमींदारी है, जमींदार बोल लो या बीच के इंटरमीडियरी कहते हैं हम, इंटरमीडियरी, इन इंटरमीडियरी को पैसा देते थे, रेंट वेंट जो भी इनके टैक्स वैक्स है, जो भी रेंट वेंट होता था वो, और वो इनको देते थे। ठीक है, तो ये जो जमींदारी है, बीच के बंदे हो गए, इंटरमीडियरी हो गए, तो ये इनसे ज्यादा चार्ज लेते थे और इनको कम देते थे, सब अपने पास ही रख लेते थे, तो ये अपना हुकुम चलाने लग गए थे। इसलिए हमने एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम भी हमने करा। नेक्स्ट, आपको कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा, बट इसका मैं अच्छे से आपको पटवारी के लिए आपका क्लियर हो जाए वो चीजें बता रहा हूं। तो सोशल वेलफेयर, इरेडिक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सोशल वेलफेयर लाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म का, क्योंकि हम एक्सप्लॉयटेशन को हटाना चाहते थे, इरेडिकेट करना चाहते थे। पहली बात तो हम चाहते थे कि जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस है, उनको हम लैंड दे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी के पास ज्यादा लैंड है तो उनसे लैंड लो। लैंड रिफॉर्म का मतलब भी यही था, ये वाला पॉइंट भी, कि उनसे लैंड लो और दूसरे को दो जिसके पास लैंड नहीं है, जिसके पास, सबके पास इक्वल समान लगभग लैंड हो जाए। तो गिव लैंड टू लैंडलेस थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या था कि भाई ये जमींदारी को हटाओ, वरना ये तो इनसे पैसे ले लेंगे, कि इनसे पैसे लेते थे
ज्यादा और इनको कम देते थे। तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम करा, ये हमने हटाया। दूसरा इंट्रोड्यूसिंग टेनेंसी रिफॉर्म, जो टेनेंट्स थे जो किराए पे लेकर लैंड को लेकर लीज पे लेकर और काम करते थे, उसके लिए हम रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या, इफ एग्रीकल्चर इज नॉट प्रॉस्परस इट विल हैम्पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये मैंने अभी आपको बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर एग्रीकल्चर सही नहीं होगा तो हमारी जो इंडस्ट्रियल है ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगी, एग्रीकल्चर तो बेस है उसका। दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड थस इकोनॉमिक ग्रोथ। इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है लैंड में रिफॉर्म लाना, लैंड रिफॉर्म कहते हैं, लैंड में रिफॉर्म लाना जरूरी है, वो हमारा ग्रोथ करेगा, प्रॉस्पर करेगा किसको, एग्रीकल्चर को। और जब एग्रीकल्चर प्रॉस्परस होगा, एग्रीकल्चर प्रॉस्परस होगा तभी हमारी इकोनॉमी भी प्रॉस्पर होगी, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रॉस्परस नहीं होगा, एग्रीकल्चर बढ़िया नहीं चलेगा तो ये जो इंडस्ट्री है ये भी गिर जाएगी, इंडस्ट्री गिर गई तो हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी। तो इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड थस इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके डीडीए एएसओ जेएसए पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और नोट्स जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ डीडीए एएसओ जेएसओ और जितने भी एग्जाम है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स, कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए एएसओ जेएसओ कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर। ठीक है, ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है। ठीक है, अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे। ठीक है, तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड। ठीक है, Indian agriculture during the British regime suffered from a set of institutional constraints and thus contributing to backwardness of agriculture। अब हम थोड़ी बातें देखते हैं क्या हुआ था जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तब भी जो इंडियन कल्चर था उसको कैसा उसे सेटबैक कर दिया गया था। मतलब उस पर बहुत सारी इंस्टीट्यूशन में कि ये नहीं होगा, ये लॉ बना दिया, ये लॉ, तो उनमें कॉन्स्टेंट्स लग गया, मतलब रुकावटें लग गई, तो वो तरक्की नहीं कर पाए। इसलिए वो इंडियन जो हमारा एग्रीकल्चर था वो क्या हो गया, बैकवर्ड बन गया, मतलब पीछे रह गया काफी, एंड दस कंट्रीब्यूटिंग टू बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो इसमें देखो प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएरीज मैंने बताया था, जमींदार्स हु वर सपोज्ड टू पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एंड दस बिहेव्ड लाइक ओनर्स ऑफ सॉइल। जब यहां पर आपकी सरकार थी, गवर्नमेंट ने कर दिया जमींदारों को, और जमींदार यहाँ से जेड मतलब जमींदार यहाँ से इन जो टेनेंट्स हैं जो कि अपना खेती कर रहे हैं इनसे लेते थे और इनको पे करते थे गवर्नमेंट को। तो ये ज्यादा लेने लग गए इनसे, ये लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये लोग इनसे ज्यादा लेने लग गए और भी अपनी हुकूमत जमाने लग गए और ऐसा बिहेव करने लग गए कि हम ही हैं ओनर क्या, सॉइल के। तो इनको हटाना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट, ओनर्स ऑफ सॉइल रेड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। फ्रीक्वेंट ले ऑफ्स टू ऑफ टेनेंट्स रिजल्टिंग इन टेनेंट्स स्ट्रगल एंड जनरेट सरप्लस बट ओनली टू पे रेंट। मतलब भाई क्या हुआ कि टेनेंट्स को ये हो गया कि भाई हमें तो अब ज्यादा से ज्यादा वो करना पड़ेगा, सरप्लस हमें एक प्रोडक्शन करनी पड़ेगी जिससे हम अपना रेंट भी दे पाए, क्योंकि इतना ज्यादा चार्जेस हो गए थे और जितना गवर्नमेंट चाह रही थी वो गवर्नमेंट तक भी नहीं पहुंच पा रहा था जो उन्होंने रखा होगा, क्योंकि जमींदारों ने ज्यादा बढ़ा दिया भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा, तो उनको रेंट पे करने के लिए भी ज्यादा सरप्लस अपना प्रोडक्शन करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, वेस्टेज ऑफ लैंड एंड हाई कॉस्ट ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो टेक्नोलॉजी थी, मानता हूं, ट्रैक्टर थे, बहुत चीजें थी, बट क्या हुआ, कुछ हमारी लैंड्स थी जो सब डिवीजन फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स थी। मतलब अब देखो ये आपकी लैंड है,
तो यहाँ पे आप आसानी से ट्रैक्टर इधर से चला के पूरा कर आके जो भी होता है आप कर सकते हो। बट अगर आपकी लैंड ऐसे है, देखो ऐसे, ये लैंड बस इतनी सी, फिर इतनी सी, फिर इतनी सी, फिर इतनी सी, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई, फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स है, सब डिवीजन है, तो ये ट्रैक्टर सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा यहाँ पे, वो मतलब बहुत ही छोटी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का वेस्टेज हो रहा था यहाँ पे, जितना टेक्नोलॉजी का आउटकम आ सकता था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उतना आ नहीं पा रहा था, तो वेस्टेज ऑफ लैंड था एंड हाई कॉस्ट ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट पड़ रहा था कि ज्यादा वो इधर ही ले गया कॉस्ट, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया, रेदर देन एक बड़ी लैंड हो तो उसमें वो आसानी से कर लेते थे। ठीक है, ये ट्रैक्टर के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आइए कि क्या क्या आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी, इसके ड्रॉबैक क्या थे। अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया मेरे भाई, लैंड रिफॉर्म के बेसिक डिस्कस करें, लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें, अब हम करें इसकी लिमिटेशन कि इसके क्या क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्या इसके ड्रॉबैक्स थे वो चीजें। तो पहली बात तो लैक ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, जो कमिटमेंट करी गई वो निभाई नहीं गई, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, भाई पॉलिटिक्स चला गया कि बोला कुछ और करा कुछ और गया। दूसरा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो एजेंसीज बना रही है लॉ, ठीक है, जैसे कि हमारा आईएएस लॉ बना रहे हैं एग्जांपल, और जैसे हमारी सरकार लॉ बना रही है एग्जांपल, ठीक है, और जो ब्यूरोक्रेट्स आईपीएस वगैरह वो उनको अगर अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर पब्लिक का भला कैसे होगा। वैसी जो लॉ बना रही थी लैंड रिफॉर्म और जो जिनको लॉ का ध्यान रखना था कि एग्जीक्यूट हो रहा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का गैप था। ठीक है, फिर एब्सेंस ऑफ अप टू डेट रिकॉर्ड, यही नहीं इनको मालूम था कि कौन सा लैंडलॉर्ड के पास कितनी लैंड है, किसकी लैंड कितने पास है, तो अप टू डेट रिकॉर्ड ही नहीं था, बेसिक्स लैक कर रहे थे ये। डाइवर्जेंस ऑफ लॉज, डिफरेंट लॉ इन डिफरेंट स्टेट्स लीडिंग टू कंफ्यूजन एंड वीक मॉनिटरिंग, कि भाई हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लॉ बना रखा था लैंड वगैरह को लेके, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, लोग परप्लेक्स्ड होते जा रहे थे। ठीक है, लैक ऑफ लेजिस्लेटिव फोरसाइट लीडिंग टू डिले इन एनफोर्समेंट ऑफ, वही लेजिस्लेशन कानून में बनने में जो कानून देख पा रहा था, फोरसाइट मतलब जो आगे तक का विजन था वो लैक कर रहा था। नेक्स्ट लीगल हर्डल्स इन अ वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत थी, बहुत सारे लीगल हर्डल्स थे, रेड टेपिज्म फॉलो हो रहा था, बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को फॉलो किया जा रहा था। तो ये हमारे ड्रॉबैक्स हो गए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स भी हम देख लेते हैं। द लॉ परमिटेड द इंटरमीडिएट्स टू रिटेन देयर होम फार्म्स, नो लिमिट वाज पुट ऑन द एरिया दे कुड रिटेन, तो ये मैंने आपको चीजें बताई दी है, ज्यादा अभी है नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। नो प्रोटेक्शन वॉज गिवन टू शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर मतलब जैसे लैंड है तो कोई कहता था यहाँ पे हम ये क्रॉप उगा रहे हैं तो हम शेयर कर लेते हैं, यहाँ हम ये उगा रहे हैं तो हम आपस में कर लेंगे, शेयर क्रॉपर्स, एक ही लैंड में जब दो बंदे कर रहे हो। एंड अदर टेनेंट्स एट विल, लैंडलॉर्ड वाज क्रिएटेड एज अ यूनिट ऑफ कल्टीवेशन, दिस सीलिंग यूनिट वाज चेंज्ड टू फैमिली आफ्टर 1972। ठीक है, अभी बताता हूं आप लोगों को। इनेबल लैंडलॉर्ड्स टू मैनिपुलेट लैंड रिकॉर्ड्स लीडिंग टू फिक्टिशियस बेनामी एंड फ्रॉडुलेंट पार्टीशंस ऑफ लैंड अमंग देयर रिलेशंस, फ्रेंड्स एंड फिक्टिशियस ट्रस्ट। देखो क्या होता था, पहले था कि भाई एक बंदे को एक लैंड मिलेगी, ठीक है, फिर बाद में हो गया कि एक फैमिली को एक लैंड मिलेगी। तो ऐसे में क्या होता था, कुछ लोग थे वो क्या करते थे, जैसे अपने नौकरों के नाम पर बेनामी प्रॉपर्टीज कर दी, नाम पे तो कर दी बट वो बेनामी है उनकी, वो तो अपने नौकरों के नाम पे कर दी, मतलब समझ लो 10 नौकर हैं, 10 नीचे उनके काम करते, सब 10 के नाम पे कर दी, तो क्या होगा, है तो उनकी ना, वो तो नाम पे तो उनके है नौकरों के, बट वो तो बेनामी है तो वो उन्हीं लैंडलॉर्ड्स की जो काम कर रहे हैं। तो इस चीज का मैं बहुत देखा गया, तो ये आपके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये हमारा मेरे भाई बेसिक्स था लैंड रिफॉर्म का। ऐसा मत सोचना सर ने क्या पढ़ा दिया इससे क्या आएगा, पहले आप तभी तो एमसीक्यू कर पाओगे मेरे भाई जब आपको ये सब चीजें पता होंगी। कई पटवारियों के बच्चों को मैंने देखा, ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी को बेसिक्स ही नहीं मालूम, तो ये आपका बेसिक्स था। अगली क्लास में हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, और लैंड रिफॉर्म से कुछ एमसीक्यूज भी हम करेंगे। दिल्ली जीके का भी आपका काम चल रहा है, डीडे का भी काम चल रहा है, तो कल वीडियो आएगी आपकी डीडीए के ऊपर, ठीक है, और दिल्ली जीके के ऊपर भी आएगी। तो चलिए गाइस, चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम जीके कहाँ से पढ़े, सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे, एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको
30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके। इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, इंपॉर्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंड्स सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंड्स वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा, क्योंकि ये सारा स्ट्रेटेजी को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहां से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, कोई भी तकलीफ हो तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी, जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।